हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। आप सभी का स्वागत है विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे एनडीए 2। आज हम डिस्कस करेंगे एनडीए 2 2024 के फिजिक्स के पेपर को, और 2022 के फेज 1 की बातें करी जाए या फिर फेज 2 की बातें करी जाए, दोनों ही फेज में जो फिजिक्स का जो पेपर आया था वो थोड़ा अच्छा पेपर था। अच्छा इन द सेंस कि क्वेश्चंस अच्छे थे, उस पर आपको डीप थिंकिंग की जरूरत थी। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। मैं एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करूंगा, क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा, और ये क्वेश्चन का लेवल कैसा था, इजी, मॉडरेट या टफ था, वो भी बताऊंगा। और अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो मेरे साथ, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अपने कॉन्सेप्ट में एक और स्टेप आगे बढ़ चुके होंगे, क्योंकि सचमुच में ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। ऐसे क्वेश्चन को प्रेडिक्ट करने की जरूरत होती है। ऐसे क्वेश्चन से सिर्फ और सिर्फ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है, अल्टीमेटली आपके पूरे के पूरे सिलेबस का एक रिवीजन होता है, और कहीं ना कहीं बहुत नई नई चीजें हमें सीखने को मिलती है। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को स्टार्ट करा जाए। मैं एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, आपको ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन का सॉल्व करने का अप्रोच कैसा होना चाहिए एग्जाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 63 है। क्या बोला गया यहाँ पर, जरा ध्यान से देखिए। टू रेजिस्टर ऑफ 5 ohm and 7 ohm आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड विद पैरेलल विद द 36 ohm द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हमसे क्या पूछा गया है, जरा मैं इस वाली लाइन को मिटाता हूं, फिर मैं आपको चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं। आप यहां पर समझिएगा। देखिए पहले मैं इसे जरा क्लीन कर दूं। ठीक है, यहां पर आपको बोला गया है कि दो रेजिस्टेंस है जो कि पहले सीरीज में कनेक्टेड है। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, हमें दो रेजिस्टेंस लेने हैं जो कि पहले सीरीज में कनेक्ट करना है। सीरीज में जो कनेक्ट करा, उसके बाद इन दोनों को एक पैरेलल से कनेक्ट करा और फिर एक सर्किट बना दिया मैंने। तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया है। द फर्स्ट रेजिस्टेंस इज 5 ohm का है और दूसरा है 7 ohm का, एंड दी लास्ट वन इज 36 ohm। अब अगर आप जानते हो, मैंने आपको सिखाया है क्लास में कि इन दोनों को सीरीज में सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा क्या आ गया, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा आ गया 7 और 5 12 ohm। और अगर आप इसको लो तो 12 ohm के साथ ये 36 ohm पैरेलल में है। 12 ohm के साथ ये 36 ohm क्या में है, पैरेलल में है। तो ये है हो गया 12 ohm और ये हो गया 36 ohm। अब इनको अगर आप इक्विवेलेंट निकालना चाहो तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो मैं इसको लिखूंगा 1 बाई 12 प्लस 1 बाई 36। ये हो गया एलसीएम 36। 36 को 12 से डिवाइड करा, कितना आया 4। और ये कितना आया हमारा, सॉरी 3 आया। ये हमारा कितना है, ये हमारा 3, और ये कितना है हमारा 1। अब इसको अगर आप 9, ये हो गया 4 बाई 36 मतलब 1 बाई 9। तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट हमारा आया है 1 बाई 9। तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा, इसको इनवर्स कर दो तो 9 ohm इज आवर करेक्ट आंसर। देखिए जरा ऑप्शन में 9 ohm है, बिल्कुल ऑप्शन में 9 ohm हमें दिख रहा है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज 9 ohm। तो मैंने आपको समझाया कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हैंडल किया जाता है। अगर मैं इस क्वेश्चन की लेवल की बातें करूं तो ये एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा खास बातें यहाँ पर नहीं करी गई है। चलिए आगे चला जाए और बाकी क्वेश्चन को देखा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 64। यहाँ पर दो फिगर दिए गए हैं। द फिगर एक दो होलो क्यूब है, एक C1 दूसरा C2। इसको मैं मानता हूं C1 और इसको C2, ठीक है, अच्छी बात है। नेगेटिव मास पार्शियली फिल है, इसके ब्लॉक के मास को नेग्लेक्ट करने को कहा गया है, नेग्लिजिबल मास, ठीक है। अब बोला गया है कि फर्स्ट वाले ब्लॉक की जो डेंसिटी है वो है ρ1 और सेकंड वाले ब्लॉक की डेंसिटी है ρ2। दोनों ही फ्लोट कर रहे हैं एक वाटर में, और वाटर की डेंसिटी दी गई है दैट इज ρw। अब हमें पूछा गया है कि ρ1, ρ2 एंड ρw में क्या रिलेशन है। तो देखिए जो पूरा इमर्ज हो चुका है उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वाटर के कंपैरिजन में। तो मैं कहूंगा ρ2 इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, अच्छी बात है। और जो ऊपर फ्लोट कर रहा है उसकी डेंसिटी वाटर से कम होगी, तो मैं ऐसा कहूंगा कि ρ1 इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये हमारा आंसर निकल के आया कि ρ1, उसके बाद ρw, उसके बाद ρ2। और आप यहां ऑप्शन में चेक करो तो हमें क्या मिल रहा है
कि रो W जो है वो मिडिल में आनी चाहिए। ये रहा हमारा ऑप्शन डी, रो 1 फिर रो 2 फिर रो W, ये ओवरफ्लो कर रहा है, मतलब डेंसिटी कम होगी। सही बात है, तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। और ये एक इजी लेवल का क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा इसमें हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, जो कि है क्वेश्चन नंबर 65। एन एस्ट्रोनॉट हुज वेट इज 600 न्यूटन। एक एस्ट्रोनॉट है जिनका वेट 600 न्यूटन है अर्थ पे, ठीक है, और एक्सपीरियंस वेटलेसनेस इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और वेटिंग अराउंड द अर्थ, इट्स मीन, और उन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने के बाद वेटलेसनेस फील हो रहा है, लग रहा है कि उनका वेट 0 हो चुका है। इसका मतलब क्या कि जब आप अर्थ पे खड़े हो, सपोज आप अर्थ पे खड़े हो, तो अर्थ पे आप एक फोर्स डाल रहे हो, दैट इज mg। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो यू आर अप्लाइंग ए फोर्स टुवर्ड द अर्थ सरफेस, दैट इज mg इक्विवेलेंट टू योर वेट, और अर्थ आपके ऊपर आप पे ऊपर की ओर एक फोर्स लगा रहा है न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, जो कि है नॉर्मल। तो अगर स्पेस स्टेशन पे आपका वेट 0 हो जाए तो नॉर्मल विल ऑल्सो भी 0, तो नॉर्मल भी क्या होगा, 0 होगा। अब अगर हम क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखेंगे तो आप आसानी से इन्हें समझ सकोगे। देखिए क्या बोला गया है, एक्सेलरेशन ऑफ एन एस्ट्रोनॉट इज 0। एक्सेलरेशन में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द स्पेस स्टेशन फ्लोर ऑन द एस्ट्रोनॉट इज 0, बिल्कुल सही। नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया, 0 हो गया है एस्ट्रोनॉट के ऊपर, जो कि स्पेस स्टेशन का फ्लोर उस पर अप्लाई कर रहा था। ये क्वेश्चन को मैं मॉडरेट में रखूंगा, क्योंकि यहां पर थोड़ी सी डीप थिंकिंग की जरूरत है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसलिए मैं इसे मॉडरेट लेवल पे रखता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन ऑन द स्पेस स्टेशन ऑफ द स्पेस स्टेशन फ्लोर ऑन द एस्ट्रोनॉट इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, जरा देखा जाए क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स से रिलेटेड हमें सही स्टेटमेंट को ढूंढ के निकालना है, इनमें से कौन सा है करेक्ट स्टेटमेंट हमें ढूंढना है, ठीक है। इट अपेयर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज कॉन्टेक्ट विथ सम ऑब्जेक्ट, सही बात है, कॉन्टेक्ट फोर्स के लिए बिल्कुल सही है। इट सेटिस्फाई द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कॉन्टेक्ट फोर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को सेटिस्फाई करता है, ये भी सही बात है। नेक्स्ट ऑप्शन को पढ़ा जाए, स्टेटमेंट को, सॉरी। इट मे अपेयर्स बिटवीन द पेयर ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड, ये भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। All the three statements are correct. That's why our answer will be option D, that is 1, 2, 3। और ये भी मैं एक मॉडरेट से इजी लेवल में ही रखना चाहूंगा, क्योंकि कुछ खास डीप थिंकिंग की जरूरत यहाँ पे हमें नहीं पड़ी। चलिए आगे चला जाए और चीजों को समझा जाए। यहाँ आप देखेंगे कि एक लेंस है जिससे यहाँ पर इमेज फॉर्म किया जा रहा है, और हमें यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें से कौन सा डायग्राम सही है, रे डायग्राम। तो फर्स्ट वाले रे डायग्राम में क्या दिक्कत है कि फोकस से रे ओरिजिनेट अगर होता है तो इसे पैरेलल जाना चाहिए था, मगर ये कन्वर्ज हो गया, तो ये इसलिए रॉन्ग हो गया, ठीक। दूसरे वाले में देखिए कि जो भी रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएंगे वो सीधे चले जाएंगे, ठीक है, मगर सेकेंड रे फोकस से ओरिजिनेट होता तो वो पैरेलल जाता, मगर ये फोकस से ओरिजिनेट नहीं हो रहा है फिर भी पैरेलल जा रहा है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तीसरा 2f से ओरिजिनेट हुआ और पैरेलल चला गया, नहीं, अगर ये फोकस से ओरिजिनेट होता तो पैरेलल जाता, तो ये भी रॉन्ग। तो बचा हमारा एक ही, जिसमें आप देखिए कि जो ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करेगा वो सीधा चला जाएगा। मैंने आपको रे डायग्राम में अच्छे समझाया था ऐसे कॉन्सेप्ट को, कैसे आप रे डायग्राम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, उसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। अगर आपने हमारे ऑप्टिक्स वाले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के ऑप्टिक्स के कंप्लीट लेक्चर को देख करके इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के ट्रिक को और कॉन्सेप्ट को आप कंप्लीट कर सकते हो। जो रे फोकस से ओरिजिनेट हुआ वो पैरेलल चला गया, सही बात है बिल्कुल। तो ये तीनों के तीनों रेज सही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। तो 67 का आंसर हमारा ऑप्शन डी, और ये एक मॉडरेट लेवल का ही क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी थिंकिंग की जरूरत पड़ी, इसलिए इसको मैंने मॉडरेट में रखा, क्योंकि यहाँ पर टाइम वेस्ट हो जाता है स्टूडेंट का ज्यादा। ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्जाम में फंस जाते हैं और वो सोचते सोचते टाइम को वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में फंसना नहीं है, एक बार स्टेटमेंट को पढ़ना है, चीजों को ध्यान से सोचना है, अगर आंसर आ रहा है तो टिक कीजिए, वरना इसको लास्ट के लिए रख दीजिए, बाद में ऐसे क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। लाइटनिंग क्यों होता है, लाइटनिंग इज ड्यू टू, क्वेश्चन नंबर 68, लाइटनिंग क्यों देखा जाता है। तो बोला गया है द फ्लोर ऑफ चार्ज बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द क्लाउड, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता लाइटनिंग में। द शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ चार्ज बिटवीन अपर एंड लोअर सरफेस, शॉर्ट सर्किट भी नहीं होता है। द कलेक्शन ऑफ
पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऑन द बेस ऑफ द कलेक्शन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एट द फ्लोर ऑफ द क्लाउड। बिल्कुल सही बात है। इसी की वजह से हम लाइटनिंग देख पाते हैं, बादल का गरजना आप कह सकते हो। ये एक इजी लेवल का क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ा जाए और बाकी क्वेश्चन को देखा जाए। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ चुका है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिचुएशन ऑफ बल्ब, ये बल्ब का सिंबल है दैट इज क्रॉस के ऊपर सर्कल करके, वुड बी ग्लो द मोस्ट, सबसे ज्यादा ग्लो आपको कहाँ मिलेगा। देखिए सबसे पहले जहां पर दो बल्ब है वहां ग्लो ज्यादा मिलेगा, तो यहाँ पर एक बल्ब है तो ये ग्लो ज्यादा नहीं करेगा, तो इन तीनों में से कोई एक आंसर होगा हमारा। यहाँ पर एक ही बैटरी है और इनमें दो बैटरी है, तो एक बैटरी का पावर ऑफकोर्स कम होगा, एनर्जी कम होगा, तो ये भी नहीं होगा, तो ये दोनों तो आउट हो गए। जब भी आप क्वेश्चन में दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाते हो तो ऐसे क्वेश्चन में अटेम्प्ट करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपके 50% चांस बढ़ चुके हैं आंसर को सही करने का। तो मैंने जैसे दो को एलिमिनेट कर दिया तो अब मेरे पास 50% चांस है कि मैं आंसर सही कर दूंगा। अब आप देखिए कि सीरीज में लगाने से जो एफिशिएंसी है लाइट की, या जो एलिमिनेट करेगा वो लाइट, वो कम हो जाएगा और पैरेलल में ये बढ़ जाएगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि सीरीज में ये पैरेलल में, इसलिए तो बहुत ही आसानी से मैंने आपको बताया और ये भी एक इजी कैटेगरी का ही क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ा जाए और चीजों को समझा जाए। बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम में करेक्टली रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ स्काई डाइवर ड्यूरिंग ए जंप। जब स्काई डाइवर एरोप्लेन से जंप मारते हैं तो उनका जो मोशन होता है उस मोशन के हिसाब से कौन सा ग्राफ उसे सेटिस्फाई कर रहा है, हमें वो ढूंढना है। देखिए जब स्काई डाइवर एरोप्लेन से जब जंप मारते हैं तो पहले कुछ टाइम तक वो एक स्पीड से नीचे जाते हैं, उसके बाद कुछ देर के बाद वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर कर लेते हैं, मतलब कुछ देर के लिए वो रुक जाते हैं। वो जब रुकते हैं उस टाइम को बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी, मतलब उस टाइम पे एयर का रेजिस्टेंस और उनका नीचे का mg जो फोर्स उन्हें नीचे ले जा रहा है वो दोनों बैलेंस हो जाता है, ताकि वो थोड़ी देर के लिए रुक जाए। फिर जाकर के वो अपने सरफेस एरिया को ऑफकोर्स बढ़ा के रखते हैं। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेट करना नीचे की ओर, तो फिर से कर्व नीचे जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर शार्प बैंड मिला और यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड बिल्कुल भी नहीं मिला। यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड मिला है मगर यहाँ पर ये गलती हो गई है, इसलिए ये ग्राफ भी नहीं होगा। यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड नहीं है इसलिए ये ग्राफ भी नहीं होगा। एक्चुअल जो ग्राफ है जो स्काई डाइवर के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये है कि पहले स्काई डाइवर ने स्टार्ट किया एक एक्सेलरेशन से, नीचे गया, फिर उसे एक कांस्टेंट स्पीड मिला जहां पर वो नीचे जाना धीरे धीरे नीचे जा रहा था, और उसके बाद फिर वो तेजी से नीचे जाना स्टार्ट कर दिया और फिर वो पैराशूट खोल के आराम से नीचे आ गया। तो ये बिल्कुल एक्चुअल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है स्काई डाइवर के जंप का और उसके वेलोसिटी का। इसे भी मैं एक मॉडरेट लेवल पर रखता हूं, क्योंकि ग्राफ में मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं बच्चे और ऐसे क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाते, इसलिए मैंने इसको मॉडरेट में रखा। वैसे ये है एक्चुअली में इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं और देखा जाए तो बहुत इजी सा क्वेश्चन आ चुका है एक। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्केच करेक्टली डिस्क्राइब द लीवर ऑफ सेकेंड क्लास। देखिए फर्स्ट क्लास में क्या होता है, अगर फलक्रम बीच में हो तो इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्लास। इसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट फर्स्ट क्लास। इसको हम कहेंगे फर्स्ट क्लास। और अगर फलक्रम साइड में हो और लोड बीच में ऊपर की तरफ और एफर्ट ऊपर की तरफ, सॉरी लोड नीचे की तरफ और एफर्ट ऊपर की तरफ, तो इसे हम कहेंगे सेकेंड क्लास लीवर, सेकेंड क्लास। तो हमारा ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। ये भी एक इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे चला जाए। एक और क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ऑप्शन शायद नेक्स्ट पेज में है, ये रहा ऑप्शन। पहले से सॉल्व किया जाए, उसका ऑप्शन के साथ मैच कर लेंगे, हो जाएगा। फॉर एन इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन बिलो द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट। पहले आप यहां से आप वोल्टेज निकाल सकते हो, वोल्टेज यहां से निकाल सकते हो। तो वोल्टेज क्या होगा, V इज इक्वल टू, दूसरे पेन से ले लूं, V इज इक्वल टू I टाइम R। I कितना है 3 ओम, 3 एम्पियर। एम्पियर नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पर, बस 3 लिख देता हूं। और R कितना है, R इज 100 ओम, 300 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है हमारा। चलिए ऑप्शन देखा जाए। ऑप्शन में 300 वोल्ट दो जगहों पर है, ऑप्शन डी में है और ऑप्शन बी में है। ए और सी एलिमिनेट हो गया। चलिए अब हमको क्या करना होगा, इन सभी के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालना होगा। सभी पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा हमारा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2।
R2 प्लस 1/R3, सभी को पुट करो। 1/R1 दैट इज 100 प्लस 200 प्लस 300, ये हमारा आ गया 300, 3 दूना 6, 600 आया, ये 600 आया हमारा, ये 600, ये हो गया हमारा 6 प्लस 3 प्लस 2, 6 to 9, 11/600, 1/R इक्विवेलेंट। इसको इन्वर्स करना होगा, यहाँ करते हैं तो यहाँ करता हूँ, तो R इक्विवेलेंट हमारा हो गया 600/11। अब हमसे पूछा गया है पूरा करंट कितना, तो V इक्वल टू आई आर को पुट करो। V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V/R। I इज इक्वल टू V कितना है 300, R कितना है 600/11। इसको अब काटते हैं, जो भी चीज़ें कैंसिल होंगी उसको कैंसिल करते हैं। 300, 202, 5.5। तो हमारा जो आंसर है दैट इज करंट इज 5.5 एम्पियर, और हमारा वोल्ट जो पोटेंशियल था वो 300। चलिए अब मैच किया जाए, तो बिल्कुल 5.5 हमें दिख रहा है यहाँ पर। चलिए, ये हमें 5.5 दिख रहा है, ये 2 नहीं होगा, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज 300। इसको मैं मॉडरेट मानूंगा। टफ लग रहा है देख के, मगर टफ है नहीं, ये मॉडरेट है, तो इसको मैं मॉडरेट लेवल का मानता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। तो जिस पर्सन को दूर की वस्तुएं ठीक से दिखाई नहीं पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, मायोपिया। जब किसी पर्सन को दूर की वस्तुएं क्लियरली दिखाई ना दे तो उसको कहेंगे मायोपिया। पास वाली वस्तुएं ठीक से दिखाई ना दे तो उसको कहेंगे हाइपरमेट्रोपिया। और मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हम कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं, पावर ऑफ दिस लेंस इज नेगेटिव। इसलिए मायोपिया वाले पर्सन जिनको दूर की वस्तु ठीक से दिखाई नहीं देती है, वो जो ग्लास यूज करते हैं उसकी पावर नेगेटिव में होती है, -1, -0.5 कुछ भी होता है। ए पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, सही बात है। अब मायोपिया ये तो ठीक है। ए पर्सन कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, ए पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश कलर, ए पर्सन कैन नॉट, अच्छा, ए पर्सन कैन नॉट नेदर सी नियर ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, नहीं, ये तो फिर अंधा हो गया, दैट इज ब्लाइंड। ना उसे दूर की वस्तु दिखाई दे रही है ना करीब वाली वस्तु है, तो वो तो फिर ब्लाइंड है, इसको हटाओ। पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश कलर, तो इसको कहेंगे कलर ब्लाइंड, ये भी नहीं हुआ, हमें मायोपिया वाले बातें हमसे पूछा गया है। पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, हाँ, मायोपिया वाला नियर ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख पाता है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। पर्सन कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, ये हाइपरमेट्रोपिया है, जो दूर वालों को ठीक से देख लेगा, हाइपरमेट्रोपिया, जो दूर वाले को ठीक से देख लेगा बट पास वालों को ठीक से नहीं देख पाएगा। देखिए क्वेश्चन को कैसे घुमाया गया है कि मायोपिया वाले को दूर की वस्तु ठीक से दिखाई नहीं देती है, पास वाली ठीक से दिखाई देती है, तो यही बोला गया है कि पास वाला ठीक से दिखाई पड़ रहा है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। ऐसे क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि क्वेश्चन को घुमाया गया है बहुत ही ज्यादा, ऑप्शन को घुमाया गया है, ऑप्शन में थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया गया है, फिर भी हमने इसे इजिली कर लिया। वैसे मैं मॉडरेट में रखता हूं क्योंकि चीजों को घुमा के बोला गया है, डायरेक्टली नहीं बोला गया है। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जगह लेगा, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूं, इस वाले को यहां से मिटा देता हूं, मॉडरेट को भी मिटा देता हूं, मॉडरेट कहीं और लिख देता हूं। ये एक मॉडरेट क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करता हूं। क्या बोला गया क्वेश्चन में, देखिए, व्हीकल स्टार्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन और पाथ from rest in t1 second it move with acceleration of 2 meter per second square, and then it in next second 10 meter per second square, so in 10 second it move with the acceleration of 5 meter per second square। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। the total distance traveled by the vehicle is 550 meter, the value of t, तो हमसे जो ये t है ना, इस t की वैल्यू पूछी गई है, फर्स्ट t सेकेंड, वैल्यू ऑफ t। देखिए t को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट पाथ को लीजिए, ए व्हीकल स्टार्ट मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन फ्रॉम रेस्ट, तो मतलब u1 जो है, u1 फ्रॉम रेस्ट दैट इज 0 इन t सेकेंड, मतलब t1 जो है वो क्या है, t है,
इसको मैं ऊपर उठाता हूँ ताकि मुझे और स्पेस मिल पाए सॉल्व करने के लिए। ये रहा, ठीक है, यहाँ लिख पाऊंगा, हाँ लिख पाऊंगा, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, तो क्या बोला गया है, u1 0 ले लिया मैंने, t1 t ले लिया मैंने, मूव इन एक्सेलेरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो a1 जो है, a1 जो हमारा है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन नेक्स्ट 10 सेकेंड, देन नेक्स्ट 10 सेकेंड, मतलब मैं यहां लूंगा कि इट मूव विद एक्सेलेरेशन ऑफ, अच्छा नेक्स्ट 10 सेकेंड में a2 जो हमारा बोल दिया गया है वो कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t2 जो हमारा बोल दिया गया है वो है 10 सेकेंड। अच्छा, आप अब सोचो कि इसका जो वेलोसिटी होगा v फाइनल, वो दूसरे वाले का इनिशियल वेलोसिटी होगा, u2 होगा, तो मैं इसको u2 बोल देता हूं, u2 कुछ भी होगा, u2 होगा, ठीक है। अब यहां पर वो कुछ डिस्टेंस चलेगा s1 और यहां वो कुछ डिस्टेंस चलेगा s2, s1 कुछ चला होगा और s2 कुछ चला होगा, इन दोनों s1 s2 को मिलाएंगे तो हमें मिलेगा s1 प्लस s2 इज इक्वल टू 550, क्योंकि यहाँ बोला गया है कि 550 टोटल है, तो s1 प्लस s2 इज इक्वल टू 550 मिलेगा हमें। अब पहले इसका s1 निकाल लेते हैं, s क्या होगा s1, u1t प्लस हाफ a1 t1 का स्क्वायर, तो s1 निकालेंगे, u 0 है तो ये पूरा का पूरा 0 प्लस हाफ, ठीक है, हाफ इंटू a है 2 और t है t का स्क्वायर, तो a को 2 बैठा देता हूँ, a को 2 बैठा देता हूँ, इस 2 ने इस 2 को काट दिया, इस 2 ने इस 2 को काट दिया, तो जो हमारा s है, जो हमारा s1 है वो हमारा कितना आ गया, सो आवर s1 इज t स्क्वायर, इसको याद रखना है आपको, s1 को याद रखना है t स्क्वायर। अब s2 निकाल लेते हैं, चलिए s2 निकाल लेते हैं, हो जाएगा काम फिर हमारा। s2 क्या होगा, u2 t2 का स्क्वायर, u t2 का स्क्वायर प्लस हाफ a2 t2 का स्क्वायर। अब u तो हमारे पास नहीं है, मैंने आपको क्या बोला कि u हमारे पास नहीं है, लेकिन मैंने आपको ये भी बोला कि u जो है वही इसका v है, तो अगर आप v1 निकाल लो, अगर आप v1 निकाल लो तो u2 मिल जाएगा। तो चलिए v1 निकालते हैं, फिर यहाँ पुट करते हैं, v1 यहाँ निकालता हूँ, दूसरे पेन से निकालता हूँ ताकि आपको समझ में आए। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से निकाल सकते हैं, या फिर से निकाल सकते हैं हम लोग, s नहीं चाहिए हमें, v इज इक्वल टू u प्लस 80 से निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस 80 से, तो v तो v है, v1 u1 a1 t1, तो मैं v1 के जगह पर u लिख सकता हूँ। जरा चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, टाइम लगेगा समझने में, कोई दिक्कत नहीं है। मैं v1 की जगह पर u2 लिख सकता हूँ, तो मैंने क्या करा, v1 की जगह पर u2 पुट करा, ये लीजिए u2, और u तो 0 है तो ये पूरा 0, और a कितना है 2 और t कितना है t, तो जो u2 है वो हमारा आ गया 2t। अब इस 2t को यहाँ पर u2 की जगह पर पुट करना है और आंसर को हमें आराम से कैलकुलेट कर लेना है, आंसर को हमें आराम से कैलकुलेट कर लेना है। चलिए करते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है पूरी बातें, मैं क्या कर रहा हूँ चीजों को समझिए, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, आराम से करेंगे, आराम से हो जाएगा। s2, अच्छा जिस कलर के पेन से कर रहा था उसी कलर के पेन से कर लेता हूँ, ज्यादा अच्छा होगा। s2 u2 2t प्लस 10 इंटू 10 क्या स्क्वायर मतलब 100 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 100, तो अब यहां से जो कैलकुलेट करो, इसने इसको मारा बनाया 500 बन चुका है हमारा ये, और ये हमारा हो चुका है s2, ये 500 आ चुका है हमारा, और एक्सेलरेशन हमारा कितना था 5 मीटर पर, अच्छा ये एक्सेलरेशन 5 है 10 नहीं है, एक्सेलरेशन 5 है, इसलिए मैं बोला कि कहाँ पर गलती हो रही है मुझसे,
जरा इसको दोबारा पुट किया जाए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। u की जगह बैठाऊंगा मैं 2t, u की जगह पर मैं बैठाऊंगा क्या 2t। चलिए बैठा देता हूं 2t। और टाइम कितना है हमारा, टाइम है 10 सेकेंड, तो 10 हाफ AT स्क्वायर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसको मैं मिटाता हूँ और इसको ऐसा बनाता हूँ इंटू 10 प्लस हाफ, a है हमारा 5, t है हमारा 10 का स्क्वायर दैट इज 100। अब इसे हम कैंसिल करेंगे अपने हिसाब से तो हमें आराम से मिल जाएगा। 2 ने मारा 550, 250, 250 इंटू 10, ये हो गया हमारा 20t प्लस 250, तो ये हमारा S2 आ गया 20t प्लस 250। ठीक है, S2 आ चुका है, S1 आ चुका है। अब इसको S में पुट करेंगे तो टोटल S निकल जाएगा। तो S कितना है हमारा, t का स्क्वायर, थोड़ा नीचे करता हूं दिख नहीं रहा है, ठीक है। S2 कितना है हमारा 20t प्लस 250, टोटल S कितना है हमारा 550। इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर, इसको यहां से एक लकीर दे देता हूं, t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 550 ये 300 माइनस 300 माइनस 300 माइनस 300 इज इक्वल टू 0। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, एक्स स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 माइनस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर हमको इसको ऐसे ब्रेक करना होगा, इस वाले को ऐसे ब्रेक करना होगा कि ये जोड़ के और घटा के 20 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 300 आ जाए। तो मैं इसको ब्रेक करूंगा t स्क्वायर प्लस 30t माइनस 10t, तो 10 इंटू 30 300 हो गया, और 10 में 30 में 10 का 20 हो गया, माइनस 300 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, मैथ्स में इसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, मैं बस सॉल्व करने के लिए यहाँ पर इसको काम में ले रहा हूँ। अब यहां से आप कॉमन लो चीजों को, क्या कॉमन आ रहा है देखो। अब यहां से आप चीजों को कॉमन लो, क्या कॉमन आ रहा है। मैं यहां से एक काम करता हूं, t को कॉमन ले लेता हूं, तो क्या आ गया t प्लस 30। ठीक है, और यहां से माइनस 10 को कॉमन ले लेता हूं, तो क्या आ गया t प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि एक बार 0 जाएगा t प्लस 30 के साथ, और एक बार 0 जाएगा t माइनस 10 के साथ। तो t की वैल्यू एक बार हो जाएगी माइनस 30 और t की वैल्यू एक बार हो जाएगी प्लस 10। तो आप सोचो टाइम कभी नेगेटिव में हुआ आज तक कि -5 बज रहा है, ऐसा कभी सुना है आपने। टाइम 0 बजे, भले 12 बजे को 0 बोलते हैं हम लोग, मगर माइनस से कोई नहीं बोलते, तो माइनस टाइम तो होगा नहीं। तो आंसर क्या होगा, दैट इज 10 सेकेंड। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 10 सेकेंड। देखिए सॉल्व करा, काफी मेहनत लगा, 10 मिनट से एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मगर यहां पर हमें आंसर सही मिल गया। मैंने क्या बोला था कि ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट आपके बिल्ड होंगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाए या ना जाए, मगर एक क्वेश्चन से हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट को कर लिया। एक ही क्वेश्चन था जहां से हमने एक्सेलरेशन को निकाला, वेलोसिटी को निकाला, डिस्टेंस को निकाला, डिस्प्लेसमेंट को निकाला, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन डाल के सॉल्व भी किया। मतलब एक क्वेश्चन को करने में मुझे भले 10 मिनट लगा हो, मैं आपको समझा रहा था इसलिए, वैसे ये क्वेश्चन 2-3 मिनट का ही है, मगर इस क्वेश्चन में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। अब मैं कहूंगा कि अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन को लास्ट में सॉल्व करना है। एग्जामिनर आपको ऐसे क्वेश्चन मिडिल में देकर के फंसाने की कोशिश करेंगे ताकि आप अपना 15 मिनट इसमें खो जाओ, 15 मिनट तो खोए रहो और बाकी क्वेश्चन को छोड़ दो ताकि आपका मार्क्स कम जाए। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन को लास्ट में करना है। आप चाहे इस क्वेश्चन को करो या फिर इजी वाले क्वेश्चन को करो, इससे पहले वाले इजी वाले क्वेश्चन करो, आपको मार्क्स सेम मिलेगा। तो आपको एग्जाम में जाकर के ऐसा नहीं कि दिल पे नहीं लेना है बातों को कि ऐसे इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना ही है, घर पे आकर सॉल्व करो, मगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को लास्ट में सॉल्व करो। छोड़ने को नहीं कर रहा हूँ, सॉल्व कीजिए मगर लास्ट में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हार्ड होते हैं, अच्छे होते हैं। तो इसको मुझे टफ ही कहना होगा। टफ क्यों कहना होगा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ये, टफ है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए दूसरा,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 हमारे सामने आ चुका है। एक पंपकिन है जिसका वेट दिया गया है 0.7 न्यूटन, ऑन सबमर्जिंग इन्हें कंप्लीटली वाटर में सबमर्ज किया गया है, 4/3 लीटर ऑफ वाटर गेट्स डिस्प्लेस हो चुका है, उसके वेट के बराबर डिस्प्लेस हो चुका है। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। 75 न्यूटन का अगर है वेट तो उतना ही वाटर को डिस्प्लेस करेगा, ये बात सही है, इसमें हमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द प्लेस वेयर पंपकिन वाज वेट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ पंपकिन। मतलब हमसे डेंसिटी पूछा गया है। देखिए डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अब आप मास जानते हो 0.75 न्यूटन, अच्छा मास नहीं है केजी, वो वेट है, वेट सॉरी मास मुझे निकालना होगा पहले। तो मास क्या है, मास इज क्या लिख रहा हूं मैं, ये उल्टा फुल्टा, वेट इज mg, तो मास क्या होगा, वेट बाय जी, वेट क्या है 7.5, जी कितना होता है 10, तो 0.75 kg इज द मास। मास हो गया किसका, पंपकिन का। अब वॉल्यूम निकालना है हमें, तो वॉल्यूम के लिए हमें क्या करना होगा, वॉल्यूम के लिए कितना उसने डिस्प्लेस किया वाटर, 0.75 में वाटर के डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि होगा हमारा 0.001, तो ये हमारा हो जाएगा 1 सेकेंड, ये हमारा, हाँ ठीक है, 1 2 3 4 1 2, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 1 सेकेंड रुक जाइए जरा, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करता हूँ। इसको यहाँ से हटाया, नीचे लगाया 2, इसको यहाँ से हटाया, नीचे लगाया 3, अच्छा यहाँ 1 होगा, मैं थोड़ा गलती कर रहा हूँ, ये वहाँ पर 1 होगा, यहाँ लगाया 3, तो ये कितना हो गया 3 2 5, 0.000075, ये हमारा वॉल्यूम हो गया। अब इसको वहाँ पुट कर दो मास के पास, 0.75 बाई 0.1 2 3 4, 3 के बाद 75, 4 के बाद 75, ठीक है। इससे इसको हटाया, 1 2 2 मर गया, 1 2 3 4, मतलब ये हो गया 10,000 kg मीटर क्यूब का हो गया। तो 10,000 का आप 10 के बोल सकते हो, ये हमने 10 के इसको बोल दिया, तो 10 के यहाँ देखो आप ऑप्शन में है। अच्छा 10,000 नहीं हुआ है, ये मतलब यहाँ पर हमसे एक गलती हुई है, जो कि मास के साथ हमें इसको इक्विवेलेंट करना था। देख लेता हूँ जरा कहाँ पर दिक्कत हुई है, 10,000 क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। देखिए इसको मैं मिटाता हूँ पहले और चेक कर लेता हूँ, एक बार दोबारा से रीचेक कर लेता हूँ कि सभी वैल्यू को हमने सही से लिया या नहीं। इसको कंप्लीटली 5 लिख देता हूँ, 1 सेकेंड, ठीक है। चलिए इसको मैं यहाँ 5 ले देता हूँ, ये जो 5 है उसको डेंसिटी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा ये हो गया है डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज 1000, तो ये हमारा 75 हो जाएगा, 75/75, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये कंप्लीटली विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ पंपकिन। अच्छा यहाँ पर हमें इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, फिर मैं कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ और आपको सोचना भी सिखा दूंगा कि हमें यहाँ पर क्यों इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे यहाँ से डायरेक्टली आंसर भी मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, (0.001 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये यहाँ पर हो गया 1 2 3 1 2 3, तो ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 75, इसको यहाँ पे इतना ही लेंगे हम 0.00075, यहाँ से 2 गया तो ये ऊपर चला जाएगा, हमारा आ गया 1000, तो 1 2 3 1000 kg मीटर क्यूब। इतना सोचना नहीं था हमें, हमारा ये आंसर आ गया, इतना सोचना नहीं था। आपको डायरेक्टली क्या करना था, देखो आपको डायरेक्टली सोचना था कि ये जो है जितना इसका वेट है वो उतना ही पानी को डिस्प्लेस कर पा रहा है, मतलब इसकी जो डेंसिटी है वो लगभग वाटर की डेंसिटी के बराबर है, और वाटर की जो डेंसिटी है वो 1000 होती है, और ये 1000 ही आया हमारा,
सिंपल, सोचना था नहीं, फिर भी हमने इसको सॉल्व करा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, जो कि नीचे में छुप गया है, इसको ऊपर उठा लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 में क्या बोला गया है, एक बल्ब है जो कि 20% एफिशिएंसी से अपने पावर को कंज्यूम करता है। मतलब कि अगर वो मान लो बल्ब है जो कि अगर 10 वाट का बिजली यूज कर रहा है कंज्यूम, तो 10 वाट का कर रहा है तो 2 वाट का ही वो आपको एफिशिएंसी दे रहा है। 80 वाट हीट में डिसिपेट हो जा रहा है, हीट में लॉस हो जा रहा है। 80 वाट क्या हो जा रहा है, हीट में लॉस हो जा रहा है। द बल्ब फिलामेंट रेजिस्टेंस जो दी गई है बल्ब की फिलामेंट की, वो 200 ओम है और करंट 2 एम्पियर है। इफ द फिलामेंट रिमेन्स ऑन फॉर 10 घंटे के लिए बल्ब को ऑन रखा गया, तो बल्ब को 10 घंटे के लिए ऑन रखा गया, तो और एक एक यूनिट के लिए बिजली विभाग आपको 5 रुपए चार्ज करता है, तो पूरा का पूरा जो अमाउंट है जो बल्ब लगाने में आपने खर्चा किया वो कितना है। सिंपल, हम क्या जानते हैं, पहले हमको पावर निकालना होगा। पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। पावर आई कितना है, आई इज 2 एम्पियर, आर कितना है 200, आई 2 एम्पियर 2 बार है तो 4, तो ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8000। ये कितना हो गया हमारा, इट्स बिकम 8000 वाट, सॉरी 800 वाट, 8000 बोल रहा हूँ, 800 वाट। अब हमें निकालना है एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम। तो पावर इज 800, टाइम कितना है, टाइम इज 10 आवर्स, तो एनर्जी हमारा हो गया 8000 जूल। इसको हम किलो जूल में करेंगे तो एनर्जी हो जाएगा हमारा 8 किलो जूल। अब क्या बोला गया है कि 1 किलोवाट, 1 किलोवाट के लिए 5 रुपए चार्ज किए जाते हैं। तो 8 के लिए कितना, तो 8 के लिए सिंपल, द अमाउंट कितना होगा, 8 इंटू 5 दैट इज 40 रुपीज। तो 40 रुपए आपको खर्चे करने पड़े। मगर यहाँ एक बात को ध्यान में देखना है, देखिए 40 ऑप्शन में नहीं है और मेरा आंसर 40 आया है। यहाँ आपको क्या ध्यान में देना है कि ये जो है 20% एफिशिएंसी है, 20% एफिशिएंसी है, यानी कि इस बल्ब में सिर्फ 20% ही काम में आया, 80% लॉस हो गया। यानी कि 8/40 का 20% 8 रुपीज, 8 रुपीज आपने बल्ब जलाने में खर्चा किया और 32 रुपीज आपने हीट में लॉस कर दिया। तो 8 हमारा करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन बी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं मॉडरेट से टफ के कैटेगरी में रखूंगा क्योंकि थोड़ा यहाँ पर हमें सोचना पड़ा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बोला गया अभी तो फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। हीट को कौन बेस डिफाइन करता है, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन सब पढ़ेंगे और हम एलिमेंट करते चलेंगे। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, ये हीट के ट्रांसफॉर्मेशन बताता है मगर एनर्जी हीट को नहीं बताता है, ये रॉन्ग हो गया। द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इनटू मास एंड वाइस वर्सा, ऐसा होता है मगर इससे हम हीट को पता नहीं लगा सकते, ये भी रॉन्ग हो गया। द ट्रांसफर एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, बिल्कुल सही है कि अगर आपने आइस को अपने हाथ में पकड़ा है, हाथ में आइस को पकड़ा है, तो आपके हाथ से आइस में टेम्परेचर जा रहा है, हीट जा रहा है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। तो हीट ट्रांसफर होने की वजह से आइस मेल्ट हो जाता है और आपको ठंडी लगती है। तो हीट तभी ट्रांसफर होगा जब टेम्परेचर में डिफरेंस होगा। आप जैसे मैं इस मार्कर को पकड़ा हूं, तो ये मार्कर का जो टेम्परेचर अभी है वही मेरे बॉडी का टेम्परेचर भी है, तो मुझे इस मार्कर को पकड़ने में ना ही ठंडा लग रहा है ना ही गर्म लग रहा है, क्योंकि ये मेरा और इस मार्कर का टेम्परेचर सेम है। अगर मैं किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को पकड़ लूं जैसे कि मैं इस बेल को पकड़ता हूं, तो ये जो बेल है, ये बेल अभी ज्यादा ठंडा है, इसको पकड़ा तो मेरे हाथ से इसमें हीट जा रहा है, क्योंकि ये ज्यादा मेरे बॉडी के टेम्परेचर से ये लोअर है, तो हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो जब टेम्परेचर डिफरेंस आया तो हीट ट्रांसफर हुआ, मगर जब टेम्परेचर डिफरेंस नहीं था तो हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा था। ये सिंपल आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 में देखा जाए क्या बोला गया है। 95, द मास ऑफ टू प्लैनेट ऑफ रेशियो 1:7 एंड देयर डेंसिटी दी गई है 1:1, रेशियो ऑफ फोर्स विच एक्सर्ट ऑन ईच अदर। देखिए मान लीजिए 2 प्लैनेट है, इस तरह से उसको रखा गया है, तो ये इस पर एक फोर्स लगा रहा होगा F1 का और ये इस पर एक फोर्स लगा रहा होगा F2 का। दोनों का रेशियो पूछा गया है। आप यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि फोर्स इक्वल टू G m m बाई r स्क्वायर और इसमें डेंसिटी का फॉर्मूला लगा दो।
बिल्कुल ऐसा नहीं करना है वरना ब्लंडर हो जाएगा, बिल्कुल आप गलत कर देंगे। यहाँ पर न्यूटन्स के थर्ड लॉ को अप्लाई करना है कि ये और वाला ये जो प्लैनेट है ये इस पे फोर्स लगा रहा है और ये इस पे, दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाएंगे। अगर इक्वल फोर्स लगाएंगे तो रेशियो विल बी 1:1। रेशियो क्या होगा? 1:1 ही होगा। दैट इज ऑप्शन सी 1:1। देखिए काफी इजी क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा सोचना है। मैं इसको मॉडरेट में रखता हूँ, इसको इजी में रखता हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सोचना पड़ा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एक कार जिसकी वेट दी गई है 1000 kg, इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 72 km/h। ठीक है, टुवर्ड ए स्ट्रेट लाइन रोड। ठीक है, ड्राइवर सडनली ब्रेक अप्लाई किया उन्होंने और गाड़ी जाकर के रुक गई। रुकने के बाद 2 सेकेंड में रुकी। ठीक है, द रिटार्डिंग फोर्स, देखिए फोर्स क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 96 को यहाँ सॉल्व करता हूँ। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है हमारा मास इंटू में एक्सेलरेशन। मास इंटू में एक्सेलरेशन। मास तो हमें पता है 1000 kg। एक्सेलरेशन हमें निकालना होगा। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं फॉर्मूला कि एस कहां जाकर रुका, कुछ दूरी पर जाकर रुका, तो एस नहीं लगाएंगे हम लोग। v इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमें s निकालना है, या फिर हमें a निकालना है। a निकालना है तो ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे हम। क्यों लगाएंगे ये फॉर्मूला? a निकालना है हमें। v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगाएंगे। v कितना है? फाइनली स्टॉप, फाइनल जाकर रुक गया तो v0। u कितना है? u है 72 km/h। तो km/h को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो km/h 72 km/h को चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। चलिए करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई। 72 इंटू 5/18, 5/18, 18 ने इसको काटा 4, 5 या 20, तो हमारा आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। गाड़ी की जो एक इनिशियल वेलोसिटी थी वो 20 मीटर पर सेकेंड थी। तो यहाँ u की जगह पर 20 बैठाएंगे, a की जगह पर a को बैठाएंगे और t की जगह पर 2 को बैठाएंगे। तो ये इधर चला गया -20, तो a हमारा कितना हो गया? 82 सेकेंड है। a कितना हो गया हमारा? 20/2, दैट इज हमारा हो गया a कितना हो गया? 20/2 मतलब 10, -10 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमारा आ चुका है। अब यहाँ पुट करो एक्सेलरेशन को, इजी, बहुत ही ज़्यादा इजी। मास 1000, एक्सेलरेशन 10, मतलब 10,000 न्यूटन। 10,000 न्यूटन इज आवर करेक्ट आंसर। ये रहा 10K न्यूटन लिख दिया गया है, 1000 मतलब कि आप जानते ही हो, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 10,000 न्यूटन। देखिए काफी क्वेश्चंस हो गए हैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। इसको मैं मॉडरेट से टफ के लेवल पर रखूंगा, अच्छा क्वेश्चन था इसलिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, देयर इज ए बॉल ऑफ मास 320 ग्राम। एक बॉल है जिसकी मास दी गई है 320 ग्राम। इट हैज एन इनिशियल, इट हैज 625 जूल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन रिलीज फ्रीली फ्रॉम ए हाइट। ठीक है, द स्पीड विथ विच इट विल हिट्स द ग्राउंड। तो किस स्पीड से ये ग्राउंड को हिट करेगा? किस स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा? अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे छोड़ते हो तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सारा बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नीचे जाके बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी से वो इंपैक्ट करेगा। तो हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारा? 2 ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाई मास का रूट ओवर 2। तो 2 है, काइनेटिक एनर्जी तो 625 है, और ये कितना है? मास 0.32 केजी में लिखा मैंने, 0.32 तो केजी में लिखा मैंने। ठीक है, अच्छा इसको मैं क्या करूंगा अब? ये हो जाएगा 1250 बाई 0.32 का रूट है। अप्रोक्सीमेशन लेना होगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व नहीं करना है, अप्रोक्सीमेशन ले लेना है। कैसे लेंगे अप्रोक्सीमेशन? देखिए दिखा देता हूँ कैसे लेंगे। हाँ, यहाँ पर इसको हटाया, 2 और 0 लगाया,
इसको 0 मान लिया, ये 0 से 0 काट दिया, और इसको मैंने मान लिया 3 4 जा 12, 3 दूनी 6, 4200 के आसपास रूट ओवर 4000 के आसपास, ठीक है, रूट ओवर 4000 के आसपास, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करो, 50 का स्क्वायर कितना होता है, 50 का स्क्वायर कितना होता है, 50 का स्क्वायर होता है 2500, तो ये 4000 से बहुत दूर है। 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, तो ये भी 4000 से बहुत दूर है। 2 का स्क्वायर 4, तो ये तो बहुत ही कोसों दूर है। 60 का स्क्वायर 3600, बहुत ही ज्यादा करीब है बाकियों के कंपैरिजन में। तो इतना ज्यादा अगर डिफरेंस दिया गया है ऑप्शन में, तो मैं कहाँ चला गया, मैं अप्रोक्सीमेशन की ओर चला गया कि ऐसे क्वेश्चन को हम अप्रोक्सीमेशन से कर सकते हैं, क्योंकि चीजें बहुत दूर दूर है। अगर चीजें बहुत करीब होती तो मैं अप्रोक्सीमेशन में नहीं जाता। तो चूंकि मुझे दिख रहा है कि ये बहुत ही करीब है, तो दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए। तो इस तरह से एग्जाम में टाइम को भी बचाया जाएगा, चीजों को अप्रोक्सीमेशन में लेके जाने की कोशिश करेंगे हम। अगर चीजें बहुत दूर है तो अदरवाइज नहीं जाएंगे अप्रोक्सीमेशन में, अदरवाइज प्रॉपर कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर मुझे अप्रोक्सीमेशन से मेरा काम हो गया, इसको मैं मॉडरेट लेवल पे रखता हूँ। चलिए आगे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या बोला गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेस्ट व्हीकल एक्सेलरेट एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टुवर्ड ईस्ट फॉर 10 सेकंड, ठीक है। देन इट स्टॉप सडनली, फिर रुक गया। It then accelerate again at the rate of 4√2 meter per second square for the next 10 seconds toward the south and then again come to rest. The net displacement of vehicle from the starting point, ठीक है। पहले एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से ईस्ट की ओर जाता है, जाकर के यहाँ रुक जाता है। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 थी, यहाँ जाकर के वेलोसिटी 0 हो गई। फिर वो साउथ की ओर जाता है, एक्सेलेरेशन क्या था, एक्सेलेरेशन था हमारा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर वो जाता है साउथ की ओर और यहाँ जाकर रुक जाता है, फिर रुक जाता है। और यहाँ पर जो एक्सेलेरेशन है वो कितना है 4√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें क्या करना होगा, यहाँ निकालना होगा S1, यहाँ निकालना होगा S2, और S1 S2 के लिए इसको लेना होगा डिस्प्लेसमेंट, जो होगा S नेट, जो होगा √S1 प्लस S2। ऐसा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए पहले S1 को निकाला जाए, फिर S2 को निकाला जाए, फिर चीज़ों को सॉल्व किया जाए। तो S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। मैं ये S1 निकाल रहा हूँ, तो S1 के लिए u 0, हाफ तो हाफ, एक्सेलरेशन 2 और t कितना है, कितना सेकेंड, 10 सेकेंड, मतलब 100। इसने इसको मारा और S1 इज 100 मीटर, तो मतलब वो व्हीकल ईस्ट में 100 मीटर गया है। S2 पे चलते हैं। S2 ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अच्छा इसको ऊपर बनाता हूँ, हाँ क्यों ऊपर बनाता हूँ, क्योंकि जगह थोड़ा बचेगा, जगह बचाने के लिए ऊपर बनाता हूँ। S2 ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन 4√2 टाइम क्या है 10 सेकेंड 100। क्या बन जाएगा ये, 4 ने इसको मारा 2 बना दिया, तो 200√2 S2 आया। अब इसको बैठाओ यहाँ पर, S1 तो मिल गया है, S2 मिल गया है, बैठाओ और आंसर को निकालो। तो चलिए निकालते हैं, फिर व्हाइट ले लेता हूँ पेन। तो S नेट दैट इज S1 का रूट का स्क्वायर ऑफकोर्स स्क्वायर प्लस S2 का रूट का स्क्वायर। S1 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 100, मतलब 4 0 10,000, ठीक है, ठीक है। और ये इसका होगा 8,000, नहीं ये थोड़ा यहाँ पर कुछ दिक्कतें हुई है, 1000 होगा, 10,000 कहाँ से होगा, ये 1000 होगा। ये मैं बोला कि कहाँ पर ब्लंडर हुआ है। तो 8 और 1 9,000,
रूट 9000 किसका होता है? तो रूट 9000 होता है हमारा 300 का। रूट को हटाऊं, क्या लिख रहा हूं, तो ये 300 हमारा आ चुका है। एस नेट दैट इज 300। ठीक है, चलो ठीक है। 90,000 होगा ये। अच्छा, थोड़ी यहाँ पर दिक्कतें हुई है, चलो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ दोबारा। देखिए कैसे, ये हमारा हुआ 80,000 और ये हुआ 10,000। दोबारा कर देता हूँ। देखिए क्या है यहाँ पर, 100 का स्क्वायर होगा हमारा 10,000 और ये होगा 200 का स्क्वायर होगा हमारा 80,000। ये हमारा हो गया 90,000 और 90,000 300 का स्क्वायर कितना होगा 90,000। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर डायरेक्टली 300। तो हमारा ये डायरेक्टली हो जाएगा आंसर 300। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आंसर ऑप्शन सी दैट इज 300 मीटर नेट जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ये एक मॉडरेट से टफ के लेवल पे रखूंगा इसको, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचने की यहाँ पर जरूरत पड़ी इसलिए मॉडरेट से टफ के लेवल पर रखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पावर से पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अच्छा चलिए, दो लेंस दिया गया है, दैट्स मीन एक लेंस जो है हमारा इस तरह का है, क्वेश्चन नंबर 121, और दूसरा लेंस इस तरह का है। इसकी पावर दी गई है, इसकी पावर दी गई है 2.5 डायोप्टर और दूसरे वाले की पावर दी गई है P1 P2 माइनस 2.0 डायोप्टर। पावर इफेक्टिव क्या हो जाएगा P1 प्लस P2। P1 कितना है 2.5 और ये कितना है 2.0, तो नेट पावर आया हमारा दैट इज 0.5 डायोप्टर। तो पावर इफेक्टिव हो गया हमारा 0.5 डायोप्टर। अब हमें फोकल लेंथ निकालना है। फोकल लेंथ क्या होता है 1/पावर मीटर में हुआ तो 1/0.5 दैट इज 2 और 0.2 मीटर फोकल लेंथ निकल के हमारा आया। 2 मीटर नेगेटिव में पॉजिटिव में आया, 2 मीटर पॉजिटिव ऑप्शन सी, 2 मीटर पॉजिटिव ऑप्शन सी। ठीक है, बहुत ही आसानी से हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया। अच्छा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं लगा। मॉडरेट में रखूंगा क्यों, क्योंकि यहाँ पर गलती होने के चांसेस है। बच्चे क्या करेंगे, स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको मान लेंगे आंसर और यहाँ पर 0.5 देख के खुश हो जाएंगे और सॉरी यहाँ पर और इसको टिक कर देंगे और अपना +4 पाने की जगह -1 लेके चले आएंगे खुशी खुशी। तो ऐसी गलतियां यहाँ हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पर को समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 में क्या बोला गया है, 122 में क्या बोला गया सॉरी, कि एक एसी करंट है डोमेस्टिक सप्लाई में, यहां पर इंडिया में जो चेंज होता है एवरी, देखिए फ्रीक्वेंसी जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी वो कितनी होती है 50 हर्ट्ज। एसी करंट की फ्रीक्वेंसी इंडिया में क्या होती है 50 हर्ट्ज। तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड पूछा गया है, तो टाइम पीरियड होगा 1/फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड इज 1/50 सेकेंड। तो इतना आसान आंसर क्वेश्चन ये रहा, ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। और ये एक इजी लेवल का क्वेश्चन है, एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ा जाए। एक और क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, उसके बाद भी एक और क्वेश्चन है, फिर हम लोग हमारा सिलसिला खत्म हो जाएगा। चलिए काफी सारे क्वेश्चन हमने देख लिए, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 123 में क्या बोला गया है, ब्लॉक ऑफ 2 kg स्लाइड्स ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस, लेट द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इज 10 मीटर पर सेकंड। तो एक ब्लॉक है जो इंक्लाइन सरफेस पे स्लाइड कर रहा है, किसी एक इंस्टेंस पे उसकी जो स्पीड दी गई है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी गई है। छोटा बड़ा हो गया, हाँ ठीक है। इट्स कम टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर चलने के बाद वो रेस्ट पे आ गया।
हमसे पूछा गया फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, रेस्ट में कौन लाया उसे? जब ब्लॉक नीचे स्लाइड कर रहा था तो रेस्ट पे उसे कौन लाया? फ्रिक्शनल फोर्स लाया, क्योंकि कोई तो ब्रेक अप्लाई नहीं कर रहा है। तो फोर्स का फॉर्मूला हम सिंपल जानते हैं, 123 के लिए फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन, और मास हमें पता है दैट इज 2 kg, मगर एक्सेलरेशन नहीं पता है तो हम क्या निकालेंगे? सब कुछ दिया गया है तो हम इसको सेकेंड इक्वेशन में मोशन लगा देंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बोला गया क्या? द ब्लॉक ऑफ मास 20 रफ इंटरनल प्रेशर, लेट द ब्लॉक पर्टिकुलर इंस्टेंट वेलोसिटी दी गई है, कम टू रेस्ट बोला गया है, तो इससे निकाल देंगे हम लोग। कम टू रेस्ट बोला गया तो इससे निकाल देंगे, इसको यूज नहीं करेंगे, फिर इसको यूज नहीं करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कम टू रेस्ट v इज 0, u बोला गया है 10 मतलब 100, 2 तो 2 होगा, नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन 10 होगा, और डिस्टेंस बोला गया है 20, तो ये एक्सेलरेशन 10 हो ही गया। अच्छा, हम एक्सेलरेशन 10 नहीं लेंगे, क्योंकि यहां पर g कब 10 होता? g यहां पर 10 कब होता? जब वो डायरेक्टली ऊपर से नीचे गिरता, क्योंकि वो इंक्लाइन सरफेस पे है तो g को हम 10 नहीं लेते, g कुछ और होगा, 10 से थोड़ा कम होगा। चलिए निकाल लेते हैं, 100 इज इक्वल टू 40a, तो a इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि मैंने कहा कि जी से थोड़ा कम होगा। एक्सेलरेशन आ चुका है, अब एक्सेलरेशन को पुट करो मास के साथ, आ जाएगा आंसर। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना? मास 2, एक्सेलरेशन कितना? 2.5, फोर्स कितना? 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, ठीक है। 20 इंटू 240, 2.5 ही हो रहा है ये हमारा, 5 न्यूटन ही आ रहा है आंसर। बिल्कुल, यहाँ पर मैंने नोटिस किया था कि ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, कि ये 5 न्यूटन ही है। क्यों प्रिंटिंग मिस्टेक है मैं आपको दिखा रहा हूँ, कैसे प्रूफ दिखा रहा हूँ। ये 5 न्यूटन होगा, अभी दिखा रहा हूँ प्रूफ। देखिए किस टाइप का प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ किया गया है। गिवन बिलो आर 4 का स्पेलिंग देखिए, FOUR का जगह FUOR लिख दिया गया है। तो जब इतने बेसिक स्पेलिंग में मिस्टेक करेंगे तो यहाँ क्या करेंगे? तो ये 5 न्यूटन ही है। आप कॉन्सेप्ट पे चलिए, मैंने क्या बोला कि आपको मैं एक कॉन्सेप्ट को सिखाऊंगा, और क्या कॉन्सेप्ट मेरे ना कि सॉल्यूशन, तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया। चलिए जरा इस क्वेश्चन को कर लिया जाए, बहुत ही सुंदर सा एक्सप्लेन लिखा गया 4 का। गिवन बिलो आर 4, ये 4 क्या होता है? अच्छा 4 क्लास इन विच सर्टेन हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ठीक है। आइस मेल्टिंग इन ए ग्लास फुल ऑफ वाटर, वाटर इज बॉइलिंग इन ओपन कंटेनर। अच्छा क्या बोला गया? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में बोला गया है। तो देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में सिर्फ और सिर्फ अगर आप लिक्विड को रख दो, किसी पानी को, चाय को, कॉफी को, कुछ को भी, तो वो धीरे धीरे रूम टेम्परेचर पे आने की कोशिश करेगा। उसका एक फॉर्मूला होता है, आपके सिलेबस में नहीं है, एक फॉर्मूला से हम निकाल लेते हैं कि कितने देर में वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। आपके सिलेबस में वो कैलकुलेशन नहीं है, मगर आपके सिलेबस में उसके कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। तो चाय, पानी, कॉफी की बातें करी जाए तो वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। और यहाँ पर आप देखो, एक कप ऑफ कॉफी अलाउ टू कूल ऑन एन टेबल, तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की वजह से हो रहा है। ओनली ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको मैं मानूंगा इजी क्वेश्चन, इसको भी मानूंगा इजी क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास। ये इंसान उड़ता हुआ परिंदा आ चुका है हमारे पास। चलिए उड़ते हुए परिंदे से थोड़ी बातें करी जाए। द फिगर दिया गया है जिसमें P इस स्काई डाइवर को नीचे की ओर लाना चाह रहा है, दैट इज वेट के इक्वल होगा mg, और Q इसे एयर फ्रिक्शन ऊपर की ओर पुल कर रहा है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? हमें यहां से सही बात ढूंढनी है। द फोर्स P इज कॉज्ड बाय ग्रेविटी एंड Q इज कॉज्ड बाय फ्रिक्शन, सही बात है। P इज कॉज्ड बाय ग्रेविटी एंड Q इज कॉज्ड बाय फ्रिक्शन, बात तो सही है। When the force P is bigger than the Q, the speed of skydiver remains same। नहीं, दोनों सेम होगा, P और Q इक्वल होगा तो ही वो
इसका ड्राइवर कांस्टेंट में रहेगा, वरना नहीं रहेगा। आफ्टर ए पैराशूट ओपन फोर्स पी रिमेन द सेम एंड क्यू इंक्रीज, नहीं, फोर्स पी सेम नहीं रहेगा, फोर्स पी थोड़ा सा चेंज होगा जिससे वो धीरे धीरे नीचे आएगा। अगर ऐसा होता, क्यू अगर इंक्रीज होता तो ये फिर ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है। तो पैराशूट से लोग ऊपर तो नहीं जाते, कांस्टेंट स्पीड से नीचे आते हैं, तो ये भी रॉन्ग। आफ्टर ए पैराशूट ओपन द फोर्स पी डिक्रीज व्हाइल द पी क्यू इंक्रीज, फिर से वही बात, अगर पी डिक्रीज हो जाए और क्यू इंक्रीज हो जाए तो फिर से ये ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा, जहां से ड्राइव मारा था वहीं जाके बैठ जाएगा दोबारा। बोला वाह, ये तो मजे ही मजे है फिर तो ऐसा भी नहीं होता है, तो ये भी रॉन्ग। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन ए है बिल्कुल। ये भी एक इजी लेवल का ही क्वेश्चन है, इजी टू मॉडरेट कहूंगा इसको। क्यों कहूंगा? क्योंकि स्टेटमेंट में बच्चे फंसते हैं, इसलिए मैं इसे इजी टू, तो ये एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। इसी के साथ हमने सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया एनडीए 2 2024 के फिजिक्स के पेपर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। काफी अच्छे क्वेश्चंस थे। ऐसे क्वेश्चंस से मैंने आपको कहा कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है, ऐसे क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं, आपके एग्जाम में आए या ना आए, मगर ऐसे क्वेश्चन को अगर आप करके जाओगे तो आपको एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होगा कि मैं तो हायर लेवल के क्वेश्चंस करके आया हूं, तो लोअर लेवल के क्वेश्चंस मेरे लिए क्या है। तो इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन कराया। इन सभी क्वेश्चन को दोबारा देखिए, कहीं अगर समझ में नहीं आता है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा एक बार सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम एक और पेपर को लेके आएंगे और आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।